हाय गाइज, फिजिक्स बाय मिलिंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में विद्युत परिपथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में ये चैप्टर नंबर 6 है आरबीएसई बोर्ड में, और इसकी फर्स्ट क्लास के बारे में आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो किरचॉफ के दो नियम दिए गए थे। दोनों नियमों में पहला प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम। अब इन नियमों को किस किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं प्रथम नियम की। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बोलता है? प्रथम नियम किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम में के अनुसार किसी संधि बिंदु पर विद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, अर्थात आने वाली विद्युत धाराओं का योग जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? अब बात यह आ गई संधि बिंदु क्या होता है। तो संधि बिंदु का मतलब ये हो गया जहां पर दो से अधिक वायर जुड़े हुए हों। जैसे एक वायर ये जा रहा है, उसके बाद में एक वायर ये कनेक्ट हो गया, एक वायर इधर जा रहा है, तो 1 2 3 तीन वायर हो गए। तीन वायर जैसे ही जिस बिंदु पर जुड़ते हैं, मिलते हैं, उस बिंदु को संधि बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को कहते हैं संधि बिंदु। इस बिंदु को संधि बिंदु कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब यह है, इसको मैथमेटिकली रूप में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0। यानी कुल विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0 एट ए जंक्शन पॉइंट। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। 4 वायर कनेक्ट किए हैं। देखिए ये संधि बिंदु है, इधर करंट आ रही है, मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 विद्युत धारा है, और ये बिंदु हो गया संधि बिंदु, जंक्शन पॉइंट। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संधि बिंदु पर कितनी विद्युत धाराएं आ रही है। देखिए I1 आ रही है, I3 आ रही है, I2 और I4 जा रही है। तो अपन क्या करते हैं, यदि आने वाली धाराओं को प्लस लें तो जाने वाले को माइनस ले लेंगे, या आने वाले को माइनस लें तो जाने वाले को प्लस ले लेंगे। तो ऐसा करते हैं, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धाराएं कितनी है, कौन कौन सी है? एक तो I1 जा रही है जंक्शन पॉइंट पर प्लस, और कौन सी जा रही है जंक्शन पॉइंट पर? I3 जा रही है, और कोई विद्युत धारा जंक्शन पॉइंट पे प्रवेश नहीं कर रही। इसका मतलब आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी जा रही है? I2 जा रही है प्लस I3 जा रही है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर हुआ। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार किसी जंक्शन पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। संधि नियम संधि बिंदु पर लागू होता है, इसलिए इसे संधि नियम भी कहते हैं। इसको संधि नियम भी कहते हैं।
यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने का मतलब ये हुआ कि आवेश संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि किसी पॉइंट पर, यहां पे देखिए, इस बिंदु पर जितना विद्युत धारा आ रही है उतनी ही जाएगी। इसका मतलब आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जितना आवेश इस पॉइंट पर, संधि बिंदु पर प्रवेश करेगा उतना ही आवेश बाहर निकलेगा, क्योंकि आवेश को ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते। इसे एक वस्तु, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस संधि बिंदु की अगर बात की जाए तो इस संधि बिंदु पर जितना आवेश प्रवेश करेगा उतना ही एग्जिट होगा। इसका मतलब यहाँ पे आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। इसलिए किरचॉफ के प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आवेश संरक्षण के क्वेश्चन क्या बनता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो किसके सिद्धांत पे कार्य करेगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। चलो दोस्तों, इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो एक सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ये 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 एम्पियर है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 0.25 एम्पियर है, इधर I है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में I का मान आपको बताना है। इसमें क्या बताना है? I का मान आपको बताना है। तो यहां पर बच्चों, दोस्तों, किरचॉफ का प्रथम नियम लागू होता है। अब देखिए, इसमें किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार 3 जंक्शन पॉइंट है। इस पे 3 संधि बिंदु है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 जंक्शन पॉइंट हो गए। तो सभी जंक्शन पॉइंट पे किरचॉफ का प्रथम नियम लागू करते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार देखना, पहले इस जंक्शन पॉइंट की बात करो तो इस जंक्शन पॉइंट पे जितनी विद्युत धाराएं आ रही है उसका योग जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर हो रहा है। तो प्रवेश कौन सी कर रही है? 3 एम्पियर, और इसके बाद में कोई विद्युत धारा इस पर प्रवेश नहीं कर रही। बाकी x और 1.5 बाहर निकल रही है। इसका मतलब क्या लिखें अपन? 1.5 प्लस x। तो यहां से x का मान कितना हो गया? 1.5 3 में से गया तो कितना बचेगा? 1.5 एम्पियर। x का मान कितना आ गया? 1.5 एम्पियर है। उसके बाद में अपन इस जंक्शन पॉइंट की बात करें, ये फर्स्ट जंक्शन पॉइंट हो गया, जंक्शन फर्स्ट, ये फर्स्ट जंक्शन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मैं जंक्शन सेकंड की बात करूं, जंक्शन सेकंड की अगर बात की जाए तो जंक्शन सेकंड पे देखना, x प्रवेश कर रही है और 1 एम्पियर और y एम्पियर क्या है? बाहर जा रही है। तो प्रवेश करने वाली क्या है? x इज इक्वल टू एग्जिट कौन कौन सी हो रही है? 1 एम्पियर और y, 1 प्लस y। तो यहां से देखिए, y का मान निकालें तो y बराबर क्या होगा यहाँ पे? x माइनस 1। देखिए, अब y का मान निकालना है तो x1 इधर आके माइनस का हो गया। अभी भी x का मान अपन ने निकाला था, x का मान कितना आ रहा है? 1.5 एम्पियर। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1.5 माइनस 1 कितना हो गया? तो यहाँ से y का मान निकल के आ रहा है 0.5 एम्पियर। तो y का मान कितना हो गया? 0.5 एम्पियर हो गया। अपन को I का मान बताना है। तो अब जंक्शन 3 की बात करते हैं। जंक्शन 3 पे देखिए, जंक्शन 3 पे y प्रवेश कर रही है और 0.25 एम्पियर और I बाहर निकल रही है। तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू हो गया 0.25 एम्पियर प्लस I, मेरे को I का मान निकालना है तो I इज इक्वल टू हो गया y माइनस 0.25। y का मान कितना है?
अभी भी आया था अपने पास 0.5 एम्पियर और माइनस 0.25 एम्पियर, इसमें से ये माइनस गया तो कितना बचेगा 0.25 एम्पियर आई का मान हो गया। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बच्चों समझ में आया होगा। अपन बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। ध्यान रखना प्रथम नियम को संधि नियम, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इन बातों का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होता है, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करेगा, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और यह नियम है क्या, तो समझने की कोशिश करना। द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, यह नियम यह बोलता है कि किसी, यह ध्यान रखना एक बात और, यह हमेशा बंद परिपथ के लिए लागू होता है। क्लोज सर्किट में किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू होता है, खुले परिपथ में लागू नहीं होता। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का, प्रतिरोधों तथा विद्युत सेलों पर, प्रतिरोधों तथा विद्युत सेलों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बोला मैंने, किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में प्रतिरोधों व सेलों, प्रतिरोधों व सेलों का, प्रतिरोधों व सेलों पर वोल्टताओं का, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य होता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। बंद लूप में वोल्टताओं का, किसी बंद लूप में प्रतिरोधों तथा विद्युत सेलों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अभी बात ये आती है सर्किट में, जैसे एक प्रतिरोध ये लगा दिया, एक बैटरी ये लगा दी, ये बैटरी लगा दी, ये विद्युत वाहक बल ये R, और यहाँ पे आई हो गया विद्युत, ये विभवांतर हो गया IR। तो इसमें मान लीजिए एक सेल लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो बंद परिपथ में 2, 3 कितने भी सेल हो सकते हैं, प्रतिरोध भी कितने भी हो सकते हैं। तो प्रतिरोधों पर वोल्टताएं क्या होगी, IR। दूसरे पे मान लीजिए इसमें विद्युत धारा I है, प्रतिरोध R1 है तो IR1, IR2, IR3, और विद्युत वाहक बल क्या होगा, ε1, ε2, ε3। इन सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। दूसरे नियम की अगर बात करें, द्वितीय परिभाषा की बात करें, द्वितीय परिभाषा, द्वितीय परिभाषा क्या बोलती है कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद विद्युत परिपथ में वोल्टताओं का, अर्थात किसी बंद परिपथ में विद्युत सेलों पर वोल्टताओं का योग प्रतिरोधों पर वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी बंद परिपथ या बंद इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत सेलों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग प्रतिरोधों पर वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। समेशन ऑफ एप्सिलॉन का मतलब क्या है, यह है सेलों पर बीजगणितीय योग, सेलों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, और यह है प्रतिरोधों पर
वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। यह सेलों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग और वो है प्रतिरोध पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग। यानी किसी बंद परिपथ में सेलों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग प्रतिरोध पर वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। बात क्लियर है? यह एक ध्यान रखना, यह बंद परिपथ के लिए लागू होता है। दूसरी बात यह है कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात क्लियर हुई? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको समझ में आया। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से संबंधित कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसके एक दो रूल पढ़ लीजिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के। तो इसके नियम के रूल क्या क्या है? किरचॉफ के द्वितीय नियम के रूल क्या है? फर्स्ट नियम ये है, अगर मैं परिपथ में किसी सेल की बात करूं, ये प्लस ये माइनस, अगर मैं इस सेल की बात करता हूं तो इस सेल में यदि परिपथ में हम अपने अनुसार यदि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल ये प्लस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में चलें, प्लस माइनस ये है, ठीक है। अगर अपन देखिए प्लस से इधर चलें, अगर इस डायरेक्शन में, हमेशा ध्यान रखना विद्युत धारा इधर जा, विद्युत धारा प्लस से बाहर निकलती है, माइनस में प्रवेश करती है। अगर अपन क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में जाने की बजाय अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो विद्युत वाहक बल को क्या कर लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना। सेकंड बात क्या है, यदि कोई प्रतिरोध है, यदि कोई प्रतिरोध है, प्रतिरोध में मान लीजिए विद्युत धारा इस डायरेक्शन में जा रही है और इसका प्रतिरोध R है। यदि अपन विद्युत धारा की दिशा में जाएं, विद्युत धारा की दिशा में जाएं तो यहां पे जो वोल्टता है IR, क्योंकि इस प्रतिरोध पे वोल्टता का मान कितना है? IR, ये हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। और यदि प्रतिरोध पर धारा इधर जा रही है और प्रतिरोध R है, इसके विपरीत डायरेक्शन में जाएं तो IR हमेशा प्लस लिया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। बात क्लियर हुई? देखिए सिंपल सी बात है, विद्युत धारा इस सेल की अगर बात करें तो प्लस से बाहर निकलती है और माइनस पे प्रवेश करती है। अगर अपने इसी डायरेक्शन में जाएं तो ये धनात्मक लिया जाता है। अगर सेल के उल्टी डायरेक्शन में चल दिए अपन तो ऋणात्मक लिया जाता है। और प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध में हमेशा ध्यान रखना, प्रतिरोध में क्या होता है, यदि अपन विद्युत धारा की दिशा में जाएं तो माइनस लेते हैं और विद्युत धारा के विपरीत चलें तो धनात्मक लेते हैं। अब ये प्लस माइनस का सिंबल ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि विद्युत धारा की दिशा में अगर अपन जाते हैं तो वोल्टता डिक्रीज होती है, इसलिए माइनस लेते हैं, और विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो वोल्टता इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी अगर बात की जाए तो किसी पानी की पाइप में बात करें तो कोई पानी का पाइप ले लिया, ये पानी का पाइप है, इधर पानी प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? पानी प्रवाहित हो रहा है। इधर प्रेशर P है, इधर प्रेशर P2 है, इधर P1 है। अगर अपन बात की जाए इधर से पानी प्रवाहित हो रहा है तो पानी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे दाब P2 है, यहाँ पे दाब P1 है। तो दाब P1 ज़्यादा होगा या P2? सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है तो हमेशा ध्यान रखना दाब P1 का मान P2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे पानी का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। उसी प्रकार इधर दाब है तो इधर विद्युत इस तार में वोल्टता ले लेते हैं, ठीक है, दाब एज ए वोल्टता। तो जैसे जैसे धारा की दिशा में जाएं तो वोल्टता कम होती है, अर्थात इधर दाब कम होता है, वैसे वोल्टता कम हो जाती है।
अब इसी पे बेसिस पे एक छोटा सा प्रूफ ले लेते हैं, इसको प्रूफ करवा देते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम को। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट में देखिए आप, दो सेल लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध है, इसका मान R1 है, इसका मान R2 है, इसका मान R3 है। एक सेल है ये, इसका विद्युत वाहक बल ε1 है, इसका विद्युत वाहक बल ε2 है। इधर विद्युत धारा इस प्रकार से जा रही है, इस विद्युत धारा का मान लिया मैंने अपन ने I1, इधर से विद्युत धारा आ रही है, इसका मान लिया I2। ये संधि बिंदु हो गया, तो संधि बिंदु पर जितनी विद्युत धाराएं आ रही है उतनी जाएगी, इधर का मान लिया मैंने अपन I3। तो हमेशा ध्यान रखना I3 का मान किसके बराबर होगा, I1 + I2, क्योंकि आ रही है और ये जा रही है। ये प्रतिरोध R3 ऊपर लिखा हुआ है, R3 हो गया, I3 विद्युत धारा जा रही है। इसके बाद में इधर भी I3 शो कर दिया। अब पॉइंट नोट कर लेते हैं, इधर ये I2 है तो ये भी I2 होगी, ठीक है। ये I1 है, ये विद्युत धारा I1 है, तो इधर इसको I1 लिख दिया, इसको भी I1 लिख दिया मैंने। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस सर्किट को सोल्व करें तो इनका नाम दे देते हैं अपन A, B, इसका नाम C, D, E और F, ठीक है। अब देखो, यह हमेशा बंद लूप, बंद परिपथ में लागू होता है, इसलिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को लूप नियम भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं लूप की, बंद परिपथ की लूप की बात करते हैं। तो यहां पे मैं लूप की बात करूं तो लूप ले लेते हैं, जैसे एक बंद परिपथ को लूप कहते हैं। लूप हो गया A, B, C, D, A, बंद परिपथ में लूप ले लिया मैंने A, B, C, D, A। अब इस लूप में देखना, अपन इधर से चलते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन से अगर अपन चले तो देखिए मैंने बताया था ये सेल है, इस सेल में अपन इधर जा रहे हैं, देखो प्लस से बाहर निकल रहे हैं, उसी डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। अपन क्या लेंगे, इसको प्लस लेंगे। तो मैंने क्या ले लिया, इसको प्लस ले लिया, ε1 मैंने प्लस ले लिया। उसके बाद में देखिए इधर आइए आप, सेल में विद्युत धारा इधर आ रही है, देखो विद्युत धारा, लेकिन अपन उल्टा चल रहे हैं, देखो उल्टा चले हैं। इसमें देखिए अपन ऐसे चले तो प्लस ले लिया, अपन उल्टा चल रहे हैं, देखिए इसके विपरीत चल रहे हैं तो माइनस ले लेंगे। तो मैंने इसको क्या ले लिया, माइनस ε2 ले लिया। उसके बाद में मैं इस प्रतिरोध की बात करूं तो प्रतिरोध R2 पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। प्रतिरोध R2 पे आप देखोगे तो प्रतिरोध R2 में क्या है, देखो धारा किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है और अपन किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो देखो विद्युत धारा इस डायरेक्शन में आ रही है और अपन विद्युत धारा के विपरीत चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। तो धारा के विपरीत जाने पर देखिए विद्युत धारा इधर जा रही है और अपन विपरीत चल रहे हैं तो प्लस लेंगे। तो विद्युत धारा इधर आ रही है और अपन विपरीत चल रहे हैं तो प्लस लें इसको। तो प्लस विद्युत धारा कितनी जा रही है इसमें देखिए I2 और प्रतिरोध R2। इसके बाद में आगे चलिए 1, 2, ये प्रतिरोध हो गया, ये बच गया। अब इसकी बात करें तो देखिए विद्युत धारा इधर ही जा रही है, अपन भी विद्युत धारा की दिशा में जाएं। जब विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है देखिए इसमें, और अपन भी विद्युत धारा की दिशा में जाएं तो माइनस लेंगे। तो माइनस कितनी विद्युत धारा I1 और प्रतिरोध कितना R1 इज इक्वल टू 0। कोई और प्रतिरोध वगैरह सेल वगैरह नहीं है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, ε1 माइनस ε2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। ये समीकरण हो गई 1, किस लूप के लिए, ABCD ए लूप के लिए। इतनी बात क्लियर है। अब अपन बात करते हैं लूप नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट वाला लूप क्या है, नेक्स्ट लूप है, देखिए अपन लूप ले लेते हैं DEFC लूप DEFC
डी। इस लूप में बात करें तो इस लूप में अपन क्या चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि अपन इधर ही चलें, ऐसे भी चल सकते हैं, अपनी मर्जी है, किसी भी डायरेक्शन में कोई मान सकते हो। तो अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपन स्टार्ट करें, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, कहीं से भी कर लीजिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करूँ तो देखो इधर प्लस है, प्लस की तरफ बाहर निकल रहे हैं, अपन भी इधर चले। मैंने अभी भी बताया था इधर प्लस से बाहर चल रहे हैं, अपन भी इधर चल रहे हैं, तो इसको हमेशा क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो मैंने इसको क्या ले लिया, एप्सिलॉन 2 प्लस ले लिया। उसके बाद में आइए आगे, ये प्रतिरोध कितना है, R3 है, ये प्रतिरोध R3। देखो अपन क्या चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो प्रतिरोध पे वोल्टता क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, क्योंकि धारा की दिशा में प्रतिरोध पे माइनस लेते हैं, तो माइनस IR3, माइनस I3 R3। उसके बाद अगर आगे करें तो आगे चलिए, देखिए इस प्रतिरोध की अगर बात करें तो इस प्रतिरोध में क्या होता है, देखो अपन क्या चल रहे हैं, धारा इधर जा रही है, अपन भी इधर चल रहे हैं, धारा इधर जा रही है, अपन भी इधर चल रहे हैं, तो धारा की दिशा में चलने पर क्या होता है, ऋणात्मक लेते हैं, तो माइनस I2। प्रतिरोध कितना है, R2। इक्वेशन नंबर, चलो आगे सोल्व करें तो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू 0 होगा इसमें, माइनस I2, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, R2 प्लस I3 R3। इस समीकरण के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा, ये समीकरण 2 हो गई। अपन किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार कोई भी बंद लूप, कोई भी क्लोज सर्किट, कैसा भी सर्किट हो, अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें किरचॉफ का फर्तन नियम भी लागू होता है। कौन कहाँ पे लागू होगा, संधि बिंदु पर। जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस जंक्शन पॉइंट की बात करूँ, तो इस जंक्शन पॉइंट पर देखना आने वाली धाराओं की कौन कौन सी है, I1 विद्युत धारा आ रही है, और इस जंक्शन पॉइंट पे I2 भी आ रही है, I2 विद्युत धारा भी आ रही है, लेकिन I3 बाहर जा रही है, I3 बाहर जा रही है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, इसको फर्तम नियम कहते हैं। फर्तम नियम के अनुसार जंक्शन पॉइंट पर आने वाली धाराएं I1 और I2 का मान जाने वाली धारा I3 के बराबर होता है। इसमें अपन रख सकते हैं, जहां पे क्या होता है, जैसे I3 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे I3 की जगह अपन I1 प्लस I2 रख सकते हैं। और जैसे ही रखेंगे I1 और I2 में रिलेशन आ जाएगा, I1 I2 का मान अपने पास आ जाता है, तो अपन I3 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि I1 प्लस I2 का योग ही I3 के बराबर होता है। एक बात और बता देता हूँ मैं, एक होता है KCL, एक होता है KVL। KCL है किरचॉफ करंट लॉ, ये फर्तम नियम है। एक है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये कौन सा नियम है, सेकंड नियम है। बात क्लियर है। KVL और KCL की बात रखना, ध्यान में रखना होगा। KCL यानी किरचॉफ का प्रथम नियम, KVL यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद परिपथ में लागू होता है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।